मेगार्समा यो प्रसारण आकाशवाणी खरसाङको र अघिल्लो हाम्रो प्रस्तुति अपरेशन सिन्दूरमाथि विशेष वार्ता राखिरहेछौ। वार्ताकार हुनुहुन्छ अशोक चौरसिया तथा विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ प्रसिद्ध कवि तथा समाजसेवी सुदर्शन प्रधान अनि कोलकाताका एक प्रमुख कलेजका प्राध्यापक श्री कपिल कुमार भट्टाचार्य। आज हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ श्री सुदर्शन प्रधान। उहाँ नेपाली साहित्यको एकजना कवि हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, ख्याति प्राप्त समाजसेवी हुनुहुन्छ। यसका साथै आज हामीसित हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ श्री कपिल कुमार भट्टाचार्य, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर, भवानीपुर एजुकेशनल सोसाइटी कलेज। उहाँ मास कमको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। श्रोतागण, आज हामी चर्चा गर्नेछौं अपरेशन सिन्दूर र त्यसको साथमा भारत सरकारले सर्वदलीय जनप्रतिनिधिहरूको जुन एउटा प्रतिनिधि मण्डल विभिन्न देशमा पठाएको छ, जसले पाकिस्तान एउटा टेरोरिस्ट स्पोन्सर्ड देश मात्र नरहेर टेरोरिस्ट फ्याक्ट्री स्टेट रहेको र वास्तवमा पाकिस्तानको सरकार र सेनाले नै टेरोरिस्टहरूलाई उत्पादन गरिरहेको छ र विश्वभरि टेरर फैलाइरहेको छ, विशेष गरी भारतमा। र यो चर्चामा सर्वप्रथम 14 फरवरी 2019 पुलवामामा भीषण आतंकी हमला सीआरपीएफ को जवानहरूको एउटा लश्करमाथि भएको थियो, जसमा हाम्रा 41 जना जवानहरू शहीद भएका थिए। त्यसको लगत्तै 2 हप्तापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बालाकोट स्ट्राइक गर्नुभयो र यसरी हाम्रा सैनिकहरूले बालाकोटमा आतंकवादी ठेकानालाई ध्वस्त गरेका थिए र त्यो एउटा ठूलो चेतावनी थियो पाकिस्तानको निम्ति। र पनि पाकिस्तान आफ्नो यो हरकतदेखि बाज आएन। गत महिना 22 तारिकको दिन पहलगाउँमा निर्दोष पर्यटकहरूलाई उनीहरूको धर्म सोधेर र हिन्दू थाहा पाउने बित्तिकै उनीहरूले गोली ठोकी 26 जनाको हत्या गरे, जसमा एकजना नेपालको नागरिक पनि थिए। र त्यसपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संकल्प लिनुभयो कि हिन्दू नारीहरूको सिन्दूर मुछ्ने जुन आतंक थियो, त्यो आतंकलाई ठीक जवाब दिनेछ र त्यसकै परिणाम स्वरूप अपरेशन सिन्दूर कारवाही हाम्रा वीर सैनिकहरूले गरे। यस विषयमा हाम्रा सुदर्शन प्रधानजी, तपाईको के मन्तव्य छ होला? अब एउटा भन्छ नि, विज्ञानले पनि भन्छ एक्सनको रियाक्सन त हुन्छै हुन्छ, हुनु पनि पर्यो। तर त्यस्तै उहाँहरूले एक्सन देखायो, यसको रियाक्सन त हुन्छ। यति हो, रियाक्सन चाहिँ ठुलै भयो। अनि यसमा अलिकति रहम चाहिँ गरेको छ भारत सरकारले, योभन्दा खासो चेतावनीको रूपमा मात्रै, वार्निङ मात्रै दिएको छ। अब यसलाई उहाँहरूले ठिकै छ हामीले गरे होइन, हामी त अझै बदमासी गर्छौं भने चाहिँ 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16 त हुन्छै हुन्छ। यो कुरो त निश्चित छ। यो कसो भन्नुहुन्छ? ठिकै कुरा भन्नुभयो कपिलज्यू। यो जब अपरेशन सिन्दूर सञ्चालित भयो, यो अपरेशन सिन्दूरमा भारतको थलसेना, नौसेना र वायुसेना तीनै सेनाले कोऑर्डिनेटेड एफर्ट गर्यो। ये तीनों सेनाओं ने एक सम्मिलित कोऑर्डिनेटेड प्रयास किया और पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था, भारतीय हिंदू नारियों की सिंदूर पोंछने का जो काम हुआ था, उसका बदला लेने के लिए 9 आतंकवादियों के अड्डे, माने बड़े बड़े अड्डे, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके और वो एरिया जहां पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि भारत हमला करेगा, जैसे सिंध, इन सारे क्षेत्रों में जो आतंकियों के गढ़ थे उस पर हमला किया और उसमें बहुत सारे प्रोमिनेंट टेररिस्ट मारे गए। जैसे जैसे मोहम्मद के जो को चीफ था वो मारा गया, उसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए। लेकिन इन आतंकवादियों के जनाजे में हमें क्या देखने को मिला? उसमें हमने देखा कि उनको पाकिस्तान का जो फ्लैग है, फिर पाकिस्तानी सेना के भी जो अफसर थे वो भी वहां पर थे, तो इससे तो साफ पता चलता है कनेक्शन था उनके बीच।
जो इतने दिन पूरी दुनिया को लगता था कि ये कनेक्शन है पाकिस्तानी टेररिस्ट और आईएसआई के साथ, लेकिन वो हमेशा डिनाई करती रही आईएसआई। लेकिन अब तो ये दुनिया के सामने खुली किताब बन चुकी है कि एक सबूत आ गया है कि नहीं, डेफिनेटली इन दोनों के बीच कुछ संबंध तो है। जी बिल्कुल। अच्छा सुदर्शन जी, कि भारतले आतंकवादीहरूको ठेकानामा हमला गर्यो, आतंकवादीहरूको अन्त्येष्टिमा पाकिस्तानको सैन्य अधिकारीहरू, पाकिस्तानको आर्मी जनरल असीम मुनिर स्वयं उपस्थित हुनु, यसको के तात्पर्य हुन्छ? हामीले त देख्छौं कि हाम्रा वीर सैनिकहरू कोही शहीद भयो भने तिरंगामा उसलाई लपेटिएर उसको अन्तिम संस्कार गरिन्छ, या कुनै पनि देशको सेना यदि शहीद भयो भने या नेता शहीद भयो भने उनीहरूको राष्ट्रिय झण्डामा लपेटेर अन्तिम संस्कार गरिन्छ। यहाँ त स्पष्ट देखियो कि पाकिस्तानको शीर्ष अधिकारीहरू जनाजामा सामेल छन्। हजुर हजुर। र पाकिस्तानको झण्डा, राष्ट्रिय झण्डामा शवहरूलाई लपेटिएको छ। यसको के तात्पर्य छ त? यो त तपाईको हेर्नुहोस्, हामी एउटा भन्छौँ नि, यता बाघ करायो उता बाख्रा हरायो, यही कुरो भयो होइन? यता बाघ कराउँदैछ उता बाख्रा हराउँदैछ नि त। भनेपछि यो त सोझै हिसाबले नै ती व्यक्तिहरू चाहिँ अब सरकारी कर्मचारी हुन्, आर्मीका स्टाफहरू हुन् भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सोझै बुझिने कुरा हो, जसले पनि बुझ्ने कुरा। किनभने हेर्नुहोस्, शहीदहरूलाई साधारण हिसाबले चाहिँ शहीदहरूलाई मात्रै त्यो देशको राष्ट्रिय झण्डाले चाहिँ लपेट्ने गरिन्छ, अनि शहीदहरूलाई मात्रै आर्मीका अफिसरहरूले पनि सम्मान गरेर सेल्युट गर्छन्। र ती आतंकवादी भनिएकाहरूलाई पनि यदि सेल्युट गरिन्छ र राष्ट्रिय झण्डामा लपेटिन्छ भने निश्चय पनि दालमा कुछ कालो त छ। त्यसलाई त हामीले बखान्नु पर्दैन, सहज भाषामा बुझ्ने हो, यो देखेरै बुझ्ने कुरा हो। र यसको पछाडि चाहिँ हामीले यो बुझ्दैछौँ कि अहिलेसम्म जति पनि आतंकवादको हमला भयो त्यसमा चाहिँ बदमाशीहरू मात्रै नभएर त्यहाँ चाहिँ मतलब यो सरकारी तन्त्र नै सामेल छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट यो अस्तिको घटनाले गरायो। कि कसो भन्नुहुन्छ कपिल जी? ये तो स्पष्ट ध्यान में आ रहा है कि अभी तक हम सोचते थे कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, लेकिन अभी तो ये इस घटना के बाद मोदी जी ने तो पाकिस्तान को ऐसा नंगा एक्सपोज कर दिया जिससे प्रमाणित हो रहा है कि पाकिस्तान के पास, हर देश के पास 3 सेना होती है। जैसे थल सेना होती है, कि बनना, नौसेना होती है, वायु सेना होती है। यहाँ इनके पास तो एक टेररिस्ट सेना भी है। ये तो क्लियर हो गया। उहाँहरूले स्पष्ट पार्नुभयो नि, हामीले पारेको होइन, उहाँहरूले स्पष्ट पारिदिनु भयो। क्योंकि हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि हमले से पहले हमने पाकिस्तान सरकार को और सेना को बता दिया था जी कि भाई हम तुम्हारे आतंकवादी अड्डों पर ही हमला करने जा रहे हैं, हम कोई भी सैनिक ठिकाने को टारगेट नहीं बनाएंगे, और नहीं बना रहा है, बनाया भी नहीं किसी भी मिलिट्री। क्यों, आपका क्या मत है? एकदम एकदम बिल्कुल। अनि पब्लिकलाई पनि कहीं टच गरेन, तो किसी पब्लिक का नुकसान न हो, इतना प्रिसाइज हमला किया ताकि केवल और केवल आतंकवादियों। क्यों? एकदमै। और इसके बावजूद 7 तारीख को मध्य रात्रि को भारत ने हमला किया आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, कई प्रोमिनेंट प्रमुख आतंकवादी मारे गए। लेकिन 8 तारीख के रात पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, सेना ने। जी। और 1-2 नहीं, 500 के क्लस्टर ड्रोन हमले। आप ये बताइए कि भारत ने जो हमला किया, उस हमला को उनके कोई भी एयर डिफेंस ने डिफेंड नहीं कर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहां की मीडिया बोल रही है। वहां के प्रधानमंत्री ने खुद बताया है कि भाई हमने इंटरसेप्ट इसलिए भारतीय मिसाइलों को नहीं किया कि हमारे एयर डिफेंस कहाँ कहाँ है भारत को पता चल जाता। क्यों? ये हास्यकर बात है, ऐसा नहीं होता। लेकिन उनके एक भी ड्रोन को भारतीय सीमा में घुसने भी नहीं दिया, और जो 1-2 घुस भी गए उन्होंने कुछ खास डैमेज नहीं कर पाए। तो इसमें आपका क्या कहना? भारतीय सेना की जो तैयारी थी या भारतीय सेना की जो शक्ति है, उसके बारे में आप दोनों का क्या कहना है? इसमें 2 चीजें हैं कि देखिए, ये तो छोड़ने वाली बात नहीं है, ये क्षमता की बात है। उनके पास वो क्षमता थी नहीं, इसीलिए वो हमको रोक नहीं पाए।
और जिस वजह से जब अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के चीफ ने फोन करके बोला कि हमको ये सीज फायर करना है, हमको ये करना है, विच मीन्स कि उनको अपने क्षमता पे भरोसा नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम अपना डिफेंस सिस्टम एक्सपोज नहीं होने देना चाहते, एक्चुअली उनके पास था ही नहीं, लेकिन एक्चुअली उन्होंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी सेना ऐसे घुस जाएगी। और मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं, मतलब आप सोचिए स्ट्रैटेजी कि जिस दिन बोला गया कि पूरे देश में मॉक ड्रिल होगा, पूरी दुनिया इस तैयारी में है कि इंडिया में भी मॉक ड्रिल हो रहा है, तो किसी ने सोचा भी नहीं कि ऐसा एक हो सकता है। अच्छा, उसी दिन हमला कर देगा। पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा, और उसी दिन हमारी सेना ने बड़े प्रिसीशन के साथ जाके ये अटैक किया। तो मतलब दुश्मन को सोचने का भी टाइम नहीं दिया कि दुश्मन शायद सोच रहा होगा अच्छा मॉक ड्रिल हो रहा है, मॉक ड्रिल कर रहे हैं, 2-3 दिन मॉक ड्रिल 2-4 दिन लगेगा, और उसके बाद पहले अपने वो कर रहे हैं, और ये कुछ मोदी जी का कुछ नहीं है, 56 इंच का सीना नहीं है, ये केवल दिखावा है। और तो ये टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट, किसी भी वार में ये टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान ने बार बार उसके मंत्रियों ने एटम बम की धमकी दी थी कि भारत पर गिरा देंगे ये, लेकिन मोदी सरकार की जो विल पावर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत मतलब इसको करने के लिए बहुत एक एफर्ट है। ये कोई भी एक्शन लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बिकॉज आपको सिर्फ आज के एज में इट्स नॉट अबाउट द अदर नेशन, ये एक इंटरनेशनल एक रिलेशंस की भी एक बात हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है वो हिम्मत दिखाना, और इंडिया ने तभी स्टेप लिया जब पाकिस्तान ने एक लाइन को क्रॉस कर दिया। इससे पहले भी पाकिस्तान से टेररिज्म स्पॉन्सर्ड होते रहे, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होते, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने लाइन क्रॉस कर दिया। निर्दोष जो हमारे टूरिस्ट थे उन पर गोली चलाना, ये किसी भी तरीके से किसी भी सभ्य समाज में ये एक्सेप्टेबल नहीं। तो राक्षस भी ऐसा नहीं करते थे, राक्षस भी मर्यादा में रहते थे। इसीलिए उसके ऊपर भी वो धर्म पूछ के, उसके ऊपर भी धर्म पूछ के। तो ये एकदम ही किसी भी सभ्य समाज में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, और इसीलिए आपने एक बात बोला बदला ले, नहीं मैं नहीं मानता, हम लोगों ने जवाब दिया। सही कहा सर, हम बदला नहीं दिया, बदला लेना हमारे भारतवर्ष की परंपरा नहीं है। जवाब भी पूरा नहीं दिया सर, जवाब भी पूरा नहीं, कुछ बाकी है, जवाब भी कुछ बाकी है। हमारा देश ये वो देश है जिसने सारी पृथ्वी को गौतम बुद्ध दिया, महात्मा गांधी भी दिया, लेकिन उसके साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी दिया। जब हमने अंग्रेजों को मुंह तोड़ के जवाब दिया, तो फिर तो कोई भी देश हो, तो अगर हमारे अपनों पे बात बन के आएगी हम अच्छा, सुदर्शन जी, कपिल जी, एउटा अर्को कुरो, भारतले पाकिस्तानलाई अमेरिकाले दिएको F-16 जो आजको समयमा वर्ल्डको सबभन्दा पावरफुल फाइटर जेट भन्छ, त्यसलाई सेकेन्डमा झारिदियो। चीनको F-32 विमान, जो चीनलाई भयंकर ठूलो गर्व थियो कि अब यो भन्दा शक्तिशाली त कुनै अस्त्र छैन, त्यो पनि पाकिस्तानले प्रयोग गर्यो। भारतले त्यसलाई पनि मिन्टौमा 2टा प्लेनलाई झारिदियो। अब उनीहरूको आर्मीले र सरकारले स्वयं एक्सेप्ट गर्यो कि F-16 झार्यो, 2टा F-32 पनि झार्यो। अर्को चीनले दिएको हात हतियार, एयर डिफेन्स सिस्टम सब फेल भयो। तर भारतको केवल S-400 मात्रै होइन, स्वदेशी जुन एयर डिफेन्स सिस्टम थियो, त्यो स्वदेशी एयर डिफेन्स सिस्टमले कति प्रभावी काम गर्यो, र यो अपरेशन सिन्दुरले केवल आतंकवादलाई अन्त गर्ने कारबाही को सट्टा भारतको सैन्य शक्ति क्षमता र क्षमताको पनि प्रदर्शन थियो कि के भन्नुहुन्छ? हजुर सर, यो हेर्नुहोस्, चीनले चाहिँ के सोचिरहेको थियो भने हामी चाहिँ सर्वेसर्वा हो, हामीले जे बनाउँथ्यो अरूले बनाउन सक्दैन भन्ने चाहिँ उनीहरूले सोचिराखेको थियो कि उनीहरूको लागि त्यो एउटा भ्रममा थियो, सोचेको त भने भ्रममा थियो। तर भारतमा चाहिँ यस्तो यस्तो चिज बनाएर राखिएको थियो जसलाई चाहिँ मतलब देखाइएको थिएन, कसैलाई पनि देखाइएको थिएन, त्यसलाई एक्जिबिट गरेको थिएन भनौँ न। अनि भारतले चाहिँ यो सोचेको थियो जति बेला काम पर्छ त्यति बेला गरौँला नि त,
अहिले दुनियाँले देखाउने कामै छैन हजुर। भनेर भनेको थियो। तर त्यो कुरोलाई चाहिँ अरू देशले चाहिँ बुझेन, अन्डरएस्टिमेट गर्यो र अन्डरएस्टिमेट गरेको नतिजा चाहिँ भोग्नु पर्यो अहिले। हजुर। त्यति मात्रै कुरा हो। र यो त एउटा सानो तपाईँको एउटा झिल्का मात्रै हो। अझै योभन्दा धेरै कस्तो कस्तो वेपन्सहरू चाहिँ भारत सरकारले राखेको छ, त्यो त समयमा देखाउँछ, आज देखाउने कुरै छैन। अनि त्यो देखाउनु लागि बनाएको पनि होइन, त्यो कामको लागि बनाएको हो नि त। कसो भन्नुहुन्छ सर? होइन, तपाईँ कुरा त मोटामोटी जायज कुरा हो। र त पाकिस्तान 3 दिन में घुना टोक्यो। कपिल जी ये बताइए कि पाकिस्तान इतना धमकी दे रहा था और लग भी रहा था, लेकिन वो 3 दिन के संघर्ष में ही सरेंडर कर दिया, फुल्ली सरेंडर। ऐसे कैसे हो गया? नहीं, जैसे मैंने बोला ना कि क्षमता की बात है, तो एक तो जो दो तरफ का, एक हमारे यहाँ से जो हो रहा था, जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने तो क्लेम किया कि उनके 11 एयरबेस और प्रोमिनेंट एयरबेस को उड़ा दिया, जी जी, उनके पूरे राडार सिस्टम को। तो क्या उनका पूरा जो सैन्य शक्ति है, जो जिसके बल पे वो कूद रहे थे, उसको ध्वस्त कर दिया और कहीं न कहीं उनके एक न्यूक्लियर प्लांट जहां था, यानी न्यूक्लियर अस्त्र जहां था, उसके आसपास भी अटैक किया। उसका परिणाम है क्या कि वो सरेंडर कर गए? न्यूक्लियर प्लांट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब ये जो एयरबेस की बात है वो तो अब सैटेलाइट इमेज से प्रूव्ड हो चुका है कि हाँ उनके एयरबेस पे हिट गया। तो एक तो हमारी आर्मी पाकिस्तान में घुस के उन्होंने प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए। हमारी नेवी आई थिंक कराची एयरपोर्ट के पास तक पहुंच गई बेस पर। सो सिचुएशन गंभीर थी। प्लस हमारा जो इंडिजिनस जो डिफेंस सिस्टम है जो बेंगलुरु में तैयार हो, एक्चुअली जब पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये मेक इन इंडिया की बात बोली तो उसको बहुत हल्के में शायद लोगों ने ले लिया, लेकिन हमारी डिफेंस सिस्टम ने प्रूव कर दिया कि इंडिया अपना इंडिजिनस सिस्टम बहुत अच्छे से बना सकता है। नॉट ओल्ड इंडिया, दिस इज न्यू इंडिया। भारत सरकार ने भी कहा है yes. कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल का पहली बार प्रयोग किया। हाँ। बनाया तो है लेकिन प्रयोग पहली बार किया। और ब्रह्मोस मिसाइल का जो प्रयोग किया वो वास्तव में ब्रह्मोस मिसाइल के कारण ही पाकिस्तान की फौज ने घुटने टेके। हो सकता है क्योंकि एक नया वेपन था वो, उन्होंने अगेन वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, वार में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला टाइमिंग, दूसरा ब्रह्मोस मिसाइल, तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज शायद वो एक मेजर रोल प्ले कर गया इतना शॉर्ट टर्म में वो करने के लिए। दैट कैन बी अ रीजन एज वेल। और एक महत्वपूर्ण इस पहलगांव घटना के बाद जो ध्यान में आया वो यह है कि पूरा देश उस घटना से स्तब्ध ही नहीं आक्रोशित था। और क्यों आक्रोशित था? पूरा दार्जिलिंग पहाड़ से लेके नेपाल तक आक्रोशित था, यहां तक कि भारत का कोई कोना नहीं था। और सबसे आश्चर्य की बात कि असदुद्दीन ओवैसी तक आक्रोशित हो गए और उन्होंने भी पाकिस्तान को एक जहन्नुम से भी बदतर राष्ट्र बताया और कहा कि अब यह वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पर मोदी जी एक्शन ले, जबकि वो व्यक्ति मोदी के खिलाफ में शुरू से ही मोर्चा खोल रखा है। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले आतंकवादियों ने पहलगांव में हमला किया और वो भी धर्म पूछ के किया, तो क्या वो ऐसे सोच रहे थे कि देश में जो है वो हिंदू मुस्लिम का हम विभाजन कर लेंगे और मुस्लिमों का सपोर्ट ले लेंगे? लेकिन यहां तो हुआ उल्टा। यहां तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े हजारों लोग और यहां तक कि ओवैसी AIM के नेता और बहुत सारे मुस्लिम नेता दल, कांग्रेस से लेके TMC से लेके राजद से लेके समाजवादी, सब एक स्वर में कि भाई इस हमला का मोदी जी बदला कब लेंगे। यानी मोदी जी का 2 हफ्ता जैसे ही बीता सबने दबाव प्रश्न पूछना शुरू किया कि क्या हुआ, आपने तो कहा था कि ऐसा कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान के पुश्ते याद रखेंगे, लेकिन उनके कल्पना में तो ये नहीं था। और इस तरह से जो एकजुटता भारत में दिखाई दी, इसको आप दोनों किस दृष्टि से देखते हैं?
सर बताइए आप। मैं एक्चुअली आप जो बोल रहे थे मुझे एक बहुत पुराना किस्सा याद आ रहा था। ये आई थिंक 98-99 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी थी तब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने, अगर मुझे सही से ध्यान है, पार्लियामेंट में एक बार कहा था कि राजनीति में मनांतर हो सकता है, मतांतर हो सकता है, लेकिन जब राष्ट्र पे बात बन आती है सब एक होते हैं। आज के इस भारत ने हमें दिखाया है कि हमारे बीच में मनांतर हो सकता है, मतांतर हो सकता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अलग हो सकता है, लेकिन जब राष्ट्र पे बन के आती है हम सब एक हैं। वी आर ऑन द सेम पेज। तो इसका irrespective of political affiliation, irrespective of religion, हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन। देश सर्वोपर है, देश सर्वोपर है। तो माने ऐसा है कि अब ये समय आ गया था कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अलग थलग किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब ये सारे सबूत प्रस्तुत किए जाए कि भाई ये जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना, ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये वास्तव में एक ही हैं। और आतंकवाद के माध्यम से ये विगत 50 वर्षों से भारत पर हमला करते आ रहे हैं और भारत सहते आ रहा है। तो इसलिए नया भारत है। अब तो भारत ने यहां तक कहा है कि ये सिंदूर जो ऑपरेशन है उसके बाद दोनों देशों की सेनाओं में जो संघर्ष हुआ, फिर संघर्ष विराम हुआ, ये केवल क्षणिक है, ये स्थायी नहीं है, ये केवल युद्ध विराम है, फुल स्टॉप नहीं है। पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है ठीक है कि अब यो लास्ट वार्निङ हो, अब यदि पाकिस्तानले यसरी स्टेट प्रायोजित आतंकवादलाई प्रश्रय दिएर भारतमा कहीँ पनि आतंकवादी हमला गराएको खण्डमा पाकिस्तानको नामो निशान र योभन्दा पनि भीषण कारवाही गरिनेछ। र सायद यही सोचेर मोदी सरकारले आफ्नो घोर विरोधी दलका घोर विरोधी व्यक्तिहरूलाई पनि आज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एउटा भारतको डेलिगेशन सांसदहरूको प्रतिनिधि बनाएर 6 जना 9 जना 11 जनाको एउटा टिम बनाएर जापान, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, ब्रिटेन, अमेरिकादेखि लिएर अफ्रिका विभिन्न देशमा पठाइरहेको छन् र डेलिगेशन गयो, वार्ता पनि गर्दैछ। आज मस्कोमा पनि यो डेलिगेशन पुग्यो र यसले गर्दाखेरि यो डेलिगेशनको दूरगामी परिणाम के हुन्छ होला त? इनसे कुनै पनि चीज चाहिँ आजको जुगमा चाहिँ यो न्यूज मिडियाहरूबाट मात्रै भनेको सत्य नहुन सक्छ अथवा कतिपय कुरा छोडिनु पनि सक्छ। र हाम्रो जुन चाहिँ प्रतिनिधि विभिन्न देशमा जानु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ यथार्थ कुरा बताउनुहुन्छ, फेददेखिको टुप्पासम्म, टुप्पादेखि फेदसम्म। त्यसो हुँदा चाहिँ ती टाढा बसेका देशहरूले चाहिँ क्लियर पिक्चर बुझ्न सक्छ, यथार्थ कुरो यस्तो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्न सक्छ। नत्रदेखि चाहिँ न्यूजको मात्रै भरमा हो भने त न्यूजले कुनै कुरोलाई बढाएर भन्छ, कुनै कुरोलाई घटाएर भन्छ र सत्य कुरो चाहिँ न्यूजबाट थाहा पाइँदैन भन्ने चाहिँ लागिसकेको छ सबैलाई। त्यो तपाईँ हामी सबैलाई लागेको कुरा हो, यताउति हुन्छ। त्यसले गर्दा डेलिगेसन जुन जाँदैछ, प्रतिनिधि जाँदैछ देशको लागि, उहाँहरूले चाहिँ यथार्थ कुरो बताउँछ र त्यसपछि चाहिँ त्यो देशले चाहिँ क्लियर पिक्चर बुझ्छ भन्ने हिसाबले पठाएको पाकिस्तान नै वास्तवमा पाकिस्तानको सरकार मतलब सेना र आतंकवादी कुनै देशलाई अहिले इङ्गित गर्यो तर पनि देशको जब डेलिगेसन त पाकिस्तानकै लागि जाँदैछ जब पिक्चर क्लियर हुन्छ त यथार्थ बुझाउनलाई जाँदैछ नि सर। पहला तो वो जैसे मैंने बोला कि पहला ये अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग धर्म से एक साथ जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये मैसेज देगा कि वी आर यूनाइटेड एंड वी स्टैंड फर्मली अगेंस्ट टेररिज्म। लेकिन ये तो पाकिस्तान भारत के पास अभी साक्षात, अभी तो देखिए सोशल मीडिया का युग है, आप इसमें बहुत सारी चीजें झूठ नहीं बोल सकते। नहीं लेकिन तो इसमें क्या है कि एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि जितने आतंकवादी मारे गए उनके जनाजे में सेना और सरकार। तो इसका मतलब ये है कि ये तो सारा प्रूफ आ गया हमारे सामने। वो है, लेकिन क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के एज में हैं तो बहुत सारे फेक नैरेटिव्स भी बन जाते हैं। नहीं इसमें उनको काउंटर करने के लिए एक ऑफिशियल लाइन डेलीगेशन रहना। देखिए पाकिस्तान की मीडिया और
पाकिस्तान का आर्मी जनरल असीम मुनीर, ये पहलगाम हमले के 10 दिन पहले टॉप लीडरशिप के सामने वो हिंदू और मुस्लिम को अलग करने का बात करता है। कहा हम मुस्लिम हैं और 2 नेशन थ्योरी पर हमारा ये भूलना नहीं चाहिए, और हिंदू हमारे शत्रु हैं ये भूलना नहीं चाहिए, और कश्मीर हमारा है इसलिए कश्मीर को हम हर हाल में लेंगे, वो बोलता है। और फिर इधर 10 दिन के बाद हमला होता है, और उसी बेसलाइन पर माने हिंदू को आइडेंटिफाई करके मारने की प्रयास मारा जाता है। तो इसमें ये जो प्रतिनिधि मंडल बनाया है सर्वदलीय, ये कितने सफल होंगे पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकवादी, ये 3 अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक हैं। इसलिए वर्ल्ड आज जो है वो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट के रूप में देखे और इसके जड़ को खत्म करे। एक तो जो एक्सपोज करना है और बाकी देश को भूलना है। ये 25 जो देश को अभी चुना गया उनको भूलना है कि देखिए आज हमारे साथ ये हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। दिस इज बिकॉज पाकिस्तान इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन इट्स ओन टेरिटरी, एंड दीज टेररिस्ट वो कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं, कहीं पे भी अटैक। अमेरिका में अटैक किया, इंडिया में अटैक किया, आए दिन इधर उधर होता है। तो फर्स्ट इज द एक्सपोजिंग, सेकेंड कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट कर देना। अभी जैसे एक थोड़ा हम लोग के लिए थोड़ा सा सेटबैक हो गया कि IMF ने पाकिस्तान को फंड दिया, वो नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उसी पैसे से और फर्दर टेररिज्म फंडिंग डेवलपमेंट नहीं लगा। देखिए वो तो वेपन्स के लिए IMF से वो पैसा ले रहा है, और जो आतंकवादी मारे गए हैं उनको करोड़ों रुपए का कंपनसेशन दे रहा है, यानी 14 करोड़ दे रहा है। तो यानी आतंकवादियों के अड्डे को पुनः बनाने के लिए आतंकवादियों को, बड़े बड़े आतंकवादियों को जो UN द्वारा आतंकवादी घोषित किए व्यक्ति, उनको करोड़ों रुपए दे रहा है। तो इसका क्या अर्थ है? नहीं, इसीलिए इसको पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट करना है, और इसके लिए ये जरूरी था कि एक डेलीगेशन जाए जो दूसरे देशों से बात करे और बोले कि फ्यूचर में, इनफैक्ट अभी पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबरशिप है वो और 15 या 17 महीने का बाकी, हमको कोशिश करना चाहिए कि उसके बाद उसको मेंबरशिप मिलना ही नहीं चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। जो टेररिस्ट स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है, टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है जिससे, उसको सिक्योरिटी काउंसिल में रखने का क्या मतलब? बिल्कुल। तो उस हिसाब से ये डेलीगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। एक पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई को एक्सपोज करने के लिए, और दूसरा डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, ताकि उसको चॉइस करना पड़ेगा, या तो आप कंप्लीटली आप टेररिज्म को बंद करो या आप पूरी दुनिया। हेर्नुहोस्, यो ऑपरेशन सिन्दूर पछि प्रत्येक भारतीय सेना माथि एउटा गर्व र भारतीय सेनाको सैन्य शक्ति र यसले गर्दाखेरि आज देशभरि तिरंगा यात्राहरू निस्किँदैछ। हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौं सिलिगुडीमा म्यासिभ तिरंगा यात्रा भयो, कर्सियङमा यति सानो ठाउँमा अनएक्सपेक्टेड एकदम हजारौं मान्छे, पानी परिरहेको छ, वर्किङ डेज हो र स्वस्फूर्त मान्छेहरू आए। अस्तिको दिन दार्जिलिङमा एउटा व्यापक रूपमा मान्छेहरूले तिरंगा यात्रामा सामेल भए, र यो केवल यो दार्जिलिङ पहाड़ र बंगालको कतिवटा जिल्ला, पूरा देशभरि हुँदैछ। र यो तिरंगा यात्राले भारतीय सेनाको शौर्यलाई नमन गर्नुको साथ के भारतीय नागरिकहरूलाई पनि एउटा शक्तिशाली नागरिकको रूपमा, एउटा संगठित नागरिकको रूपमा खडा गर्नुको निम्ति पनि त गरिएको हो। यसले त्यही दर्शाउँछ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो श्री सुदर्शन प्रधानजी र कपिल कुमार भट्टाचार्यजी, र यस अपरेशन सिन्दूर माथिको वार्तालापमा उहाँ दुईजनाले आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर हाम्रो आकाशवाणी खरसाङको स्टुडियोमा आउनुभयो, र सुदर्शनजी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईलाई धेरै मौका पायौं। কপিল দা আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ, আমাকে এখানে ডাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ।